आज बताएं, क्या माफिया क्रिकेट नहीं खेल लेते सड़क पर? माफिया जिन पर 25,000 की इनाम हो, डीएम एसपी मिलकर के पिच तैयार कर रहे हो, ग्राउंड तैयार कराते हो, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। वो क्रिकेट खेलने वाले माफिया कहाँ हैं? नहीं, बंगाल में। अच्छा, विधायक कूटे जा रहे हैं, विधायक गांव में नहीं घुस गए, विधायक पिट रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हो सर्वे बहुत अच्छा आ रहा है। डिप्टी सीएम के साथ क्या हुआ? महिलाओं ने घेरा, महिलाओं ने उनसे मांग की कि जो वादे किए थे आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिरी वक्त में बदल गया, चाबी थी, चाबी खो गई, चाबी बदल गई, अब उनको स्टूल मिला। नहीं, जो चाबी, जो चुनाव चिन्ह था वो बदल गया, अब उनका चुनाव चिन्ह स्टूल है, तो स्टूल इतनी जल्दी प्रचार नहीं हो पाता। इसलिए मैंने कहा कि चाचा, और चाचा भी ये चाहते थे कि वो साइकिल पे लड़ें, तो मैंने कहा साइकिल को सब जानते हैं और पहचानते हैं, इसलिए साइकिल चुनाव चिन्ह पे ही आप लड़िए। सब कोरोना फैला रहे थे, अगर विपक्ष ही निकलेगा तो उसमें पाबंदी है, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। सत्ता के लोग तो खुलेआम कोरोना पे फैला सकते हैं। मुझे जानकारी हुई है कि जिस तरीके से पंजाब में किसानों ने कुर्सियां खाली कर दी, छोड़ दी थी, भारतीय जनता पार्टी अगर रैली करती है इस चुनाव में तो खाली कुर्सियां उन्हें मिलती, इसलिए जानबूझकर भी पाबंदी लगी है। अखिलेश यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया और अब मैनपुरी के करघल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। आपका बहुत स्वागत है आज तक पर अखिलेश जी। सही, बहुत धन्यवाद आपका। मैनपुरी की करघल सीट, सबके जेहन में यही सवाल है कि आजमगढ़ छोड़कर आपने इस सीट को क्यों चुना, इसीलिए पहला सवाल आपसे यही, क्या खास है करघल में? मैनपुरी की जनता और खासकर करहल और पार्टी के नेताओं और हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप करहल क्षेत्र से चुनाव लड़िए, जहां से नेताजी ने कभी शुरुआत की थी। इसलिए पार्टी के फैसले पर मैंने कहा कि हाँ, करहल से ही ठीक रहेगा चुनाव, और मेरी कोशिश है कि जब तक मुख्यमंत्री जी का चुनाव हो उससे पहले समाजवादी पार्टी का अपना चुनाव हो जाए। आजमगढ़ से नहीं लड़ने पर बीजेपी लगातार आप पर निशाना साध रही है कि चूंकि यादवों की बहुलता वाला वो सीट है और आप अपनी विजय को सुनिश्चित करने के लिए आजमगढ़ छोड़कर वहां पर भाग गए हैं। आजमगढ़ को छोड़ा नहीं है अभी कहां से आजमगढ़ को छोड़ा? अभी तो आजमगढ़ के सांसद हूं मैं, और आजमगढ़ अभी नहीं छूटा है और आजमगढ़ कभी नहीं छूटेगा। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जहां से भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी और जो क्षेत्र समाजवादी पार्टी का, वहां ऐतिहासिक जीत होगी। मैं करहल की जनता का धन्यवाद दूंगा और उनके बीच जाऊंगा। जैसा करहल की जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रति हमेशा वोट किए हैं और जीत दिलाई है, वहां की जनता तो ये भी कहने को तैयार है कि अगर आप क्षेत्र भी नहीं आए तब भी चुनाव जिता करके भेजेंगे। और कई बार मैं सुनता था, पढ़ता था कि उस क्षेत्र से क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं जहां पर काम किया हो। मुझे खुशी है इस बात की कि करहल क्षेत्र से एक्सप्रेसवे निकलता है, और वो क्षेत्र वो है जब आप करहल का कट देखते हैं तो लगता ही नहीं कि करहल का कट है। और वहां पे एक ऐतिहासिक मंडी बन रही थी, जो फल सब्जी अनाज किसानों को मदद मिलती, तो काम रोका गया। आज जब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, सवाल ये कि जनता को क्या मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त होगी, साथ ही साथ पुरानी पेंशन की बहाली होगी और लैपटॉप मिलेगा। 22 लाख तो केवल आईटी सेक्टर में नौकरी निकल सकती है। और मैंने कहा कि ये तमाम फैसले तब लिए हैं पार्टी ने जब प्रोफेशनल से और जो एक्सपर्ट हैं, जो इस क्षेत्र के जानकार हैं, उनसे राय ली है और उनसे मशवरा कर करके, उनसे चर्चा कर करके ही फैसला लिया है। आप फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आप पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं आपकी सरकार के समय तो बिजली ही नहीं आती थी, फ्री बिजली का नारा तो बस ऐसे ही है। और सत्य, समाजवादी पार्टी, ये एक दूसरे के पूरक बिल्कुल नहीं है, ये दूसरे के धुर विरोधी हैं। मुख्यमंत्री जी पिछले 4.5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, और अगर नाम रटा होता उन्होंने तो शायद बिजली के कारखाने का नाम वो बताते। मैं इसमें ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बताए 4.5 साल में उन्होंने कौन सा एक बिजली का कारखाना लगाया है या कोटा बढ़ाया। अगर हम पीछे जाएं इसमें, मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बुजुर्ग सम्मानित विधायक श्याम राव देव चौधरी जी वो धरने पे बैठे थे। लालजी टंडन जी और श्याम राव देव चौधरी जी मुझसे मिलने आए थे। मैंने उससे कहा कि धरने पे क्यों बैठे हैं आप? वो कह रहे थे मुझसे उस समय कि सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री जी यहाँ से जीते हैं, यहाँ पर बिजली 24 घंटे होनी चाहिए। मैंने उन्हें भूख हड़ताल से हटाया, धरने से हटाया, और उसी दिन समाजवादी सरकार में फैसला लिया कि बनारस की जनता को 24 घंटे बिजली मिलेगी। मैंने उनसे एक बात कही
कि अगर आप प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बिजली 24 घंटे दिलवा रहे हैं तो आप बिजली का कोटा क्यों नहीं उत्तर प्रदेश का बढ़ाते हैं। आज जब भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश ने, यहाँ की जनता ने 2 बार उन्हें बहुमत दिया है लोकसभा में, और न बिजली का कोटा बढ़ा है, न इनके 4.5 साल में कोई उत्तर प्रदेश को नया बिजली का कारखाना बनाए। मैं आपसे कहता हूं कि एक बिजली का कारखाना बताओ जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में लगाया हो। एक बिजली का कारखाना जो बिजली दे भी रहे हैं आज, वो सब की सब बिजली समाजवादी सरकार के बनाए हुए समय की है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कुछ देर पहले ही तमंचावादियों की सरकार आप लोगों का, मैं उनका ट्वीट पढ़ते हुए आपसे सवाल लेती हूं। उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के लिए फिर से भाजपा सरकार बहुत जरूरी है ताकि बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न कर सके, दंगाइयों एवं तमंचावादियों को सजा दी जा सके। इस पर बड़ा जोर दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जानते ही नहीं कुछ है, उनको पता होना चाहिए अगर खुलेआम मर्डर, खुलेआम हत्या, खुलेआम बेटी बहन और माताओं के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मेरा मत मानिए कहना, आप भारतीय जनता पार्टी का कहना मत मानिए, जो भारत सरकार के आंकड़े हैं उनसे बताइए एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं या बेटियां कहीं तो उत्तर प्रदेश में, उसका जवाब मुख्यमंत्री जी के पास क्या है। यहाँ 1090 है जो एक पावर वुमेन लाइन था जहां लड़कियों की मदद हो सकती थी, जहां पर अगर कोई उन्हें परेशान करता था तो मदद मिलती थी। 1090 को क्यों खत्म कर दिया। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से खुलेआम मर्डर हुए, पूरे देश ने देखा कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया। वो गोरखपुर की हत्या कौन भूल सकेगा, वो हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय वो कौन भूलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, इसलिए जानबूझ करके बहस को इस तरीके से उलझाना चाहते हैं। अगर कोई तमंचेबाज है, अगर कोई अपराधियों को संरक्षण देता है तो गोरखपुर से ज्यादा संरक्षण अपराधियों को कहीं नहीं मिला, और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सरकार में किसी माफिया को संरक्षण नहीं मिला। आज बताएं, क्या माफिया क्रिकेट नहीं खेल लेते सड़क पर? माफिया जिन पर 25,000 की इनाम हो, डीएम एसपी मिलकर के पिच तैयार कर रहे हो, ग्राउंड तैयार कराते हो, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। वो क्रिकेट खेलने वाले माफिया कहाँ हैं? और जिनको बड़े बड़े टिफिन में जा रहे हैं, करते हुए नाम नहीं लिखते हैं ना उनका। आपने नाम ट्वीट कर इसलिए नहीं वीडियो लिख दिया, लेकिन नाम नहीं लिखा आपने। वो पूरा प्रदेश जानता है, मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं उस बात को। कौन है? नहीं, मैं क्यों बोलूं, ये सरकार की संस्थाओं की जिम्मेदारी है। हाँ, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि जौनपुर का माफिया कौन है, चंदौली का माफिया कौन है, मिर्जापुर का माफिया कौन है, सोनभद्र का माफिया कौन है, बनारस का माफिया कौन है। कौन माफिया है जिनके पास बड़े बड़े टिफिन खाने के जाते हैं। मैंने कई बार कहा, टिफिन कौन भेजता है? ये सरकार बताए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार बताए कि क्या माफियाओं को बड़े बड़े टिफिन में खाना जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और फिर समाजवादी पार्टी की पहले दिन से मांग रही है कि आप टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करिए। ये सरकार क्यों टॉप 10 माफियाओं की जारी नहीं कर रही है? और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, कल डिप्टी सीएम के साथ क्या हुआ? महिलाओं ने घेरा, महिलाओं ने उनसे मांग की कि जो वादे किए थे आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या डिप्टी सीएम आप थे, आपने वादा किया। बीजेपी कह रही है कि डिप्टी सीएम को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो अफवाह है। मैंने तो वीडियो देखा है। अगर वीडियो नकली है, अखबार नकली है, टीवी नकली है, किस किस को झूठ बोलेंगे? ये सबने देखा। अरे कौशाम्बी की जनता ने देखा, जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने देखा कि इतना अपमानित होना पड़ा उन्हें। चलिए वो झूठ था, इनके विधायक को एक मंच पर आकर के कूटे गए कि नहीं कूटे गए, वो भी झूठा था वीडियो। इनके सांसद प्रतापगढ़ में कूटे गए, इनके विधायक अलीगढ़ और उसमें घुस नहीं पा रहे हैं, कई जगह विधायक अपमानित हो रहे हैं। तो जनता का जो आक्रोश है वो आक्रोश इसलिए है कि 4.5 साल में धोखा दिया। जब कोरोना था मदद नहीं मिली, जब उनको गरीब थे उनको क्या दे रहे हैं आप, और फिर ये जो राशन दे रहे हैं आप पहले नवंबर तक दे रहे थे, अब आप दे रहे हैं मार्च तक। समाजवादी सरकार बनेगी तो न केवल राशन बल्कि गरीबों को पौष्टिक आहार कैसे मिले उस दिशा में भी काम करेंगे। इतना पैसा कहां से लेकर आएंगे? वायदों की तो आपने बिल्कुल झड़ी लगा दी है। ये मतलब चुनाव जीतने के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ वादे अखिलेश यादव जी करते हुए चले जा रहे हैं। ये जितने वादे किए हैं ये वादे पूरे होंगे। और हमारा पुराना रिकॉर्ड उठा करके देखिए, पॉलिटिकल रिकॉर्ड, जो वादा किया, जो घोषणा पत्र में लिखा, उससे ज्यादा मैंने काम किया। पुरानी पेंशन बहाली की भी आप बात कर रहे हैं, 1500 रुपए हर महीने गरीबों को देने की बात। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? समाजवादी सरकार थी, आज से 5 साल पहले 500 रुपया महीना अपनी माताओं को हम देते थे। 50 लाख माताएं बहनों को उनके अकाउंट में पहुंचता था। आज तो महंगाई भी बढ़ गई, बजट भी बढ़ गया,
तो क्यों नहीं दे सकते? अगर हम सोशल स्कीम्स पर बजट का कुछ परसेंटेज क्या खर्च नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर महंगाई सकते? और रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि धर्म और जाति की भी बात हो रही है, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन महंगाई और रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है और 21 लाख रोजगार का जो ये बड़ा सपना आप दिखा रहे हैं, वास्तव में क्या हकीकत में इसको तब्दील उत्तर प्रदेश में आप कर पाएंगे? देखिए, महंगाई की जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने महंगाई बढ़ाई, जानबूझ करके बढ़ाई। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। ओएनजीसी से आपको डीजल पेट्रोल मिलता है। पिछले क्वार्टर में क्या 600% मुनाफा नहीं हुआ ओएनजीसी का? हिमाचल में जैसी चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, क्या डीजल पेट्रोल में कीमत कम नहीं हुई? और फिर 2014 में सिलेंडर की कीमत क्या थी? ये तो दो चीजें बता रहा हूं मैं। और फिर जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, अगर कोई बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी। इसी लखनऊ में, इसी ताज में बड़े बड़े उद्योगपति रुके थे, इसी में आयोजन हुआ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई। इन्होंने 4 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए। वो कह रहे हैं 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी हैं हमने युवाओं को। 4.5 लाख नौकरी दी, करोड़ कह रहे हैं रोजगार दिए, 2 करोड़ कह रहे हैं एमएसएमई में रोजगार दिए। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आप जारी क्यों नहीं सूची करते हैं? आप बताइए कि लखनऊ में किसको नौकरी मिली है, आप बताइए गोरखपुर में किसको नौकरी मिली है, आप बताइए कि महाराजगंज में किसको नौकरी मिली है। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकते। और फिर याद होगा सबको, पूरे देश ने देखा एक व्यक्ति जिसको नौकरी मिल चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसका ऐड चलवाया, बाद में पकड़े गए तो ऐड हटाया। क्या इनका विज्ञापन नहीं झूठा था फ्लाईओवर का? क्या इनका कारखाने और फैक्ट्री दिखाने का विज्ञापन नहीं झूठा था? क्या जेवर के एयरपोर्ट का विज्ञापन झूठा नहीं था? अब ये जेवर की आपने झूठे बात के कर लोग दी हैं। है, जेवर के आपके उम्मीदवार ने आपको आखिरी समय में क्यों धोखा दे दिया? नहीं, उन्होंने धोखा दिया और बाद में फिर स्वीकार कर लिया, वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों धोखा दिया था? मुझे कोई उससे जानकारी नहीं embarrassing तो है, हो मुझे गया आप कोई लोगों को। जानकारी नहीं है। जो जानकारी दी, लेकिन कुछ बातें रही होंगी जिसकी वजह से उन्होंने किया हुआ, लेकिन बाद में वो चुनाव लड़ रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर मैं फिर आऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको लेकर चलती हूं कैराना। गृह मंत्री अमित शाह कैराना में थे, वहां से पलायन के मुद्दे को जोर शोर से फिर से बीजेपी ने उठाया। घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे वो। देखिए, तो इससे आप लोगों को फर्क पड़ेगा। उनके देश- पास मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री खुद हैं। देश के होम मिनिस्टर अगर ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश का देते हैं तो उन्हें उत्तराखंड का भी आंकड़ा देना चाहिए। उत्तराखंड में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पूर्व में जो कांग्रेस सरकार थी, वहां बाकायदे कमीशन बना। और कमीशन इस वाले में बना जानकारी हासिल करने के लिए कि लोगों ने गांव क्यों छोड़ा और कितने बड़े पैमाने पे छोड़ा है। हजारों गांव ऐसे हैं जहां पर एक भी व्यक्ति नहीं रह रहा है। अगर सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं हुआ है तो उत्तराखंड में पलायन हुआ है। मुझे ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तराखंड के पलायन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? और मुझे याद है कि जिस समय सूची जारी की थी भारतीय जनता पार्टी ने पलायन की, वो झूठी सूची थी। ये 22 लाख नौकरी पे क्यों नहीं बात करना चाहते? अगर मैं 22 लाख नौकरी दे रहा हूं, मैंने उन्हें उदाहरण दिया कि एचसीएल कैंपस जो लखनऊ में बना, उसमें 5,500 नौकरियां डायरेक्ट मिली हैं, जिसमें 3,500 इंजीनियर्स हैं। अभी जो बैचेस चल रहे हैं उसमें 512 के पास करने वाले बच्चे ट्रेनिंग पा रहे हैं। तो अगर लखनऊ जैसी जगह एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आ सकता है एचसीएल का, इसी तरह का अगर हम हाईटी हब बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, तो शायद बड़े पैमाने पे नौकरी मिल सकती है। क्योंकि इधर हर बिजनेस टेक्नोलॉजी के साथ मूव कर रहा है। आज चाहे वो टैक्सी हो, चाहे खाना मंगाना हो, चाहे कोई भी हो, एप्स बन रहे हैं, तो ये संभव है। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है जिसमें नौजवान पढ़े लिखे हैं। इसलिए मैंने ये 22 लाख नहीं, ये तो कई लाख और बढ़ सकता है अगर सही तरीके का आईटी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए तो। दरअसल ये होती है ना, चुनावों के पहले तो नेताजी लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनावों के बाद इतने बड़े आंकड़ों को पूरा कर पाना एक बड़ी चुनौती ये बात होगी। समाजवादी पार्टी के लिए मत कहिए। समाजवादी पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसको लागू किया, और घोषणा पत्र में जो चीजें नहीं थी वो भी की। ये लखनऊ एक उदाहरण है। हमारे मैनिफेस्टो में मेट्रो नहीं थी, हमारे मैनिफेस्टो में रिवर फ्रंट नहीं था, लेकिन ये हमने मैनिफेस्टो के बाहर भी काम किया। ठीक है, एक बार फिर से कैराना का सवाल, वहां पर गृह मंत्री की ओर से कहा गया है कि पहले पलायन करवाने वाले अब खुद ही पलायन करने के लिए मजबूर हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी सुरक्षा वहां पर हुई है, और जो लोग पलायन करके गए थे वो उन्होंने घर वापसी कर ली है। उन लोगों के परिवारों से जाकर भी उन्होंने मुलाकात की है। पलायन कैराना का कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, और वहां के जो आपके उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो गई है। अभी तक टिकट नहीं कटा उनका, बार बार ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आपने टिकट दे दिया था। और भारतीय जनता पार्टी हर पैतरा अपनाएगी चुनाव से पहले। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि चुनाव विकास पे नहीं हो, चुनाव नौकरी पर ना हो, चुनाव महंगाई पर ना हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर महंगाई का जवाब नहीं है। 100 रुपए पेट्रोल हो गया, क्या जवाब देगी सरकार दिल्ली की?
डीजल महंगा है, क्या जवाब देगी? इन्होंने सबसे बड़ा वादा किया था किसानों की आय दोगुनी होना। क्या ये कैराना में जाकर के, मुजफ्फरनगर में जाकर के, शामली में जाकर के, सहारनपुर में जाकर के बताएंगे कि किसानों की आय दोगुनी हुई? और कम से कम किसानों को बताएं कि 3 कानून क्यों लाए थे, क्या किसानों का नुकसान हो रहा था, अब तो वापस हो और गया। क्या वजह थी कि 3 कानून वापस ले लिए, इससे क्या खुशहाली आएगी? ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पास नहीं है। अभी भी गन्ने का किसानों का पैसा बकाया है, वो नहीं बताएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे महंगी बिजली है, जवाब नहीं देंगे। फौज में भर्ती क्यों नहीं हो रही, उसका जवाब नहीं देंगे। तो इनके पास जवाब नहीं है रोजगार को लेकर के, महंगाई कैसे कम हो, इसीलिए जानबूझ करके इस तरह के काम कर रहे हैं। और फिर देखा नहीं आपने, कोई मास्क नहीं लगाया था, सब कोरोना फैला रहे थे। अगर विपक्ष निकलेगा तो उसमें पाबंदी है, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। सत्ता के लोग तो खुलेआम कोरोना फैला सकते आपने हैं। भी तो लखनऊ में बड़े कार्यक्रम किए थे ना, जब स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी लोगों के साथ मंच पे, उस समय भी बहुत नहीं, उस ज्यादा समय भीड़ थी। जो चुनाव आयोग ने ये कहा कि वर्चुअल रैली होगी, तो वो वर्चुअल रैली वर्चुअल कहाँ रैली थी की अखिलेश जी? डेफिनेशन क्या है? वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? तो वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? वर्चुअल रैली की कोई डेफिनेशन नहीं थी, आपको बताया नहीं गया था कोई virtual परिभाषा रैली। नहीं। और दूसरा, धारा 144 नहीं लागू थी उस समय। अगर धारा 144 लागू होती और वर्चुअल रैली कैसे होगी इसका पूरा पता होता अब पता तो चल गया। शायद ये काम नहीं करते। अब उन्होंने कहा कि 300 लोग कर सकते हैं, और फिर नेता जब तक सामने लोग ना हो, माइक ना हो, तो कैसे भाषण देगा? तो अब बदली हुई परिस्थितियों में नेता को सीखना पड़ेगा। हम तैयार हैं और हम लोग काम कर रहे हैं इसीलिए। ये लेकिन प्रभावित भारतीय जनता करेगा। पार्टी वर्चुअल जानती है, माध्यम में बीजेपी बहुत मजबूत है। नहीं तो मजबूत क्या है, डर है इस बात नहीं, का? आप डर लोगों नहीं है। मुझे जानकारी हुई है कि जिस तरीके से पंजाब में किसानों ने कुर्सियां खाली कर दी, छोड़ दी थी, भारतीय जनता पार्टी अगर रैली करती इस चुनाव में तो खाली कुर्सियां उन्हें मिलती, इसलिए जानबूझ कर भी पाबंदी लगी है, जानबूझकर पाबंदी। लेकिन ये जानबूझ फैसला करके। तो चुनाव और मैं आयोग का कहता हूँ है। 4 पहिए गाड़ियां घूम रही हैं इनकी, भोंपू लगा करके चल रहे हैं, स्क्रीन लगा करके चल रहे हैं। ये भोंपू वाली गाड़ियां क्या 10 दिन में तैयार हो जाती हैं? ये झूठा प्रचार करनी है, भोंपू निकले हैं, इनसे लोग परेशान हैं। उनका रथ निकला तो भोंपू, नहीं, आपका रथ निकला तो विजय नहीं, मेरा यात्रा। रथ नहीं था, मेरा रथ अलग था। ये जो छोटी छोटी एलईडी वैन लगी हैं, भोंपू लगा करके चल रही हैं, इनमें झूठ का प्रचार हो रहा है। ये जो भोंपू से आवाज आएगी सब झूठी होगी। एलईडी से वो अपना प्रचार कर रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां गिरा रहे हैं। लेकिन उनको कैसे पता था कि चुनाव डिजिटली होगा? ये बड़ा सवाल है। लोगों के, मंत्रियों के घर में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के घरों में जब तक इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस नहीं दी थी, उससे पहले उनके यहाँ कैसे रूम तैयार था, कैसे उन्हें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था? हम विपक्ष के लोगों पे तैयार ही नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्हें कैसे पता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कल चुनाव में इसी की जरूरत होगी? ठीक है, एक छोटा सा आप सवाल इसकी जानकारी करिए कि एलईडी वैन इनकी कब तैयार थी, कब तैयार थी, इसके इनको बारे में पूरा आपको मुझे कुछ जानकारी जानकारी होगी? नहीं हासिल है। लेकिन इतनी जल्दी इतनी नहीं तैयार हो सकती। इतने भोंपू जो लगा करके गाड़ियां 4 पहिए घूम रही हैं, सब झूठ फैलाने पहुंचेंगे, इनको पहले से पता फिर तो था। आप चुनाव आयोग पर ही सवाल मैं खड़े कर रहे चुनाव हैं। आयोग को फैसला तो शिकायत चुनाव आयोग का करूंगा, है। मैं चुनाव आयोग को शिकायत जरूर लिखूंगा इस बात की। कितनी शिकायतें आप चुनाव आयोग से करेंगे? समाजवादी पार्टी ने अब ओपिनियन पोल को लेकर भी नहीं, शिकायत कर बंगाल दी में है। अच्छा, विधायक कूटे जा रहे हैं, विधायक गांव में नहीं घुस गए, विधायक पिट रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हो सर्वे बहुत अच्छा आ रहा है। ये सर्वे में कब आएगा कि इनके विधायक कूटे गए, इनके डिप्टी सीएम का विरोध हुआ? ये सर्वे में कब आएगा? ये तो नहीं आ रहा सर्वे में। अगर सर्वे में विधायक पीटे जा रहे हैं या कूटे जा रहे हैं और सर्वे में सीटे जाते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, तो जनता का आक्रोश वोट में निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आपको लग रहा है कि ओपिनियन पोल प्रदेश का माहौल चेंज कर देगा, इसलिए ओपिनियन पोल पर बैन लगा न दी जाए? टीवी बदल पा रहा है, न ओपिनियन पोल बदल पा रहा है। जनता अपनी महसूस कर रही है। जनता को डीजल खरीदना है, वो जानते हैं डीजल कितना महंगा हुआ है। जनता खुद महसूस कर रही है, उनकी गाड़ी नहीं चल पा रही है। उन्हें भरोसा दिलाया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, आज वो गाड़ी नहीं चला पा रहे, इतना पेट्रोल महंगा है, महंगाई बढ़ गई है। उनके बच्चे के घर में नौकरी नहीं मिली है, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें बेरोजगार न बैठे हों। इसका जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी पास? की इतनी खामियां आप गिना रहे हैं, उसके बावजूद आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि आपके ही परिवार से लोग भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल हाथ में थाम ले रहे हैं? मैंने कहा हमारी पार्टी से विचारधारा का विस्तार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत विस्तार करती है ना अपनी पार्टी का, तो हमारे पार्टी में भी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। इस बात का दुख है आपको कि अपर्णा यादव बीजेपी में चली नहीं, गई? मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादी सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी में ही पहुंचेंगे। आने वाले समय में लोकतंत्र कैसे बचे, संविधान कैसा बचे, उसकी भी लड़ाई समाजवादी लोग लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी थामा वो है। तो पहले से ही प्रभावित थी,
बहुत दिनों से प्रभावित थी। वो आपसे प्रभावित नहीं इसलिए थी। मुझे खुशी इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब लोकतंत्र बचाने की, आरक्षण को बचाने की, प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए इन तमामों पे बहस होगी। क्या वो आपसे प्रभावित नहीं थी? नहीं, मुझे लगता है कि समाजवादी विस्तार के लिए तो हमें खुश होना चाहिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद कह रहे थे, हम उनको धन्यवाद देंगे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को। कम से कम हमारा परिवारवाद आप खत्म कर रहे हो, हमें बहुत बहुत बधाई आपको। जसवंत नगर सीट से आपने शिवपाल जी को टिकट दिया, साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही वो मैदान में हैं। क्योंकि उनका जो चुनाव था आखिरी वक्त में बदल गया। चाबी थी, चाबी खो गई, चाबी बदल गई, अब उनको स्टूल चाबी मिला। खो गई या साइकिल में लग गई? नहीं, जो चाबी जो चुनाव चिन्ह था वो बदल गया। अब उनका चुनाव चिन्ह स्टूल है, तो स्टूल इतनी जल्दी प्रचार नहीं हो पाता। इसलिए मैंने कहा कि चाचा भी ये चाहते थे कि वो साइकिल पे लड़े, तो मैंने कहा साइकिल को सब जानते हैं और पहचानते हैं, इसलिए साइकिल चुनाव चिन्ह पे ही आप लड़िए। मतलब लाल टोपी पहनकर ही वो चुनावी मैदान में नहीं, जाएंगे। लाल टोपी चुनाव चिन्ह नहीं है, हमारा चुनाव चुनाव चिन्ह साइकिल है। तो लेकिन साइकिल दी उनको मैंने। आपकी जो पहली फोटोज उन चाचा भतीजे के सामने आई थी, उसमें अंतर बस ये था कि वो सेम कपड़े में थे, लेकिन उनके सिर पे टोपी नहीं थी। आपने टोपी पहनी हुई थी, इस वजह से मेरा ये सवाल है। लेकिन यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी के साड़ू साहब, उनके समधी, ये सब लोग भी बीजेपी में जा रहे हैं। मैं बीजेपी का धन्यवाद देता हूँ कि हमारा परिवारवाद खत्म कर रहे हैं। फिर आपके पास क्या हम बचेगा? पे आरोप क्यों लगाते थे? सबसे ज्यादा आरोप हम पे लग रहा है। मैं देखता हूँ टीवी पर आधे आधे घंटे में हमारे परिवार के प्रोग्राम चल रहे हैं। कम से कम देश के बड़े बड़े नेता हैं, उनके गांव दिखाइए कि उनके गांव के हालात क्या हैं, उनके परिवार के बारे में भी दुनिया जाने, देश जाने कि उनका परिवार कैसा है। अरे हमारे परिवार का तो बहुत प्रचार कर दिया। कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपने परिवारों के बारे में प्रचार करे। क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी उनका प्रचार? और मुझे तो खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पर हमारे लोगों को लेकर के उनको अपनी पार्टी में शामिल करे। अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी को बधाई। आखिरी के 2 सवाल मैं पूछूंगी, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में हैं, उनके सामने समाजवादी पार्टी पे कई प्रत्याशी हैं और आने वाले समय में पार्टी के संगठन से पूछ करके और राय बना करके चुनाव का प्रत्याशी घोषित होगा। राधा मोहन दास अग्रवाल जो 4 बार के बीजेपी के वहां से विधायक, उनको भी आप लोग बहुत फोन कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं। वो एक अच्छे इंसान है, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। वो पॉलिटिकल और जागरूक इंसान है, डॉक्टर के होने के नाते वो जानकारी रखते हैं। मुझे याद है जब मैं विधानसभा में सदस्य था, मुख्यमंत्री था, तो जो बिंदु राधे मोहन अग्रवाल उठाते थे, कई सदस्य उन बातों को नहीं जानते थे। तो अलग से भी मैं उनसे कहता था कि आप ही वो हैं जो हमारे बजट के बारे में जानकारी रखते हैं और जानकारी रख करके हमसे सवाल पूछते हैं। अब इतनी तारीफ और कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है आप चाहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी में आ ये जाएं। उनके कहने से अगर मुझे गोरखपुर में फ्लाईओवर देना पड़ा तो फ्लाईओवर दिया मैंने। उन्होंने कुछ अगर विकास के लिए कहा तो मैंने उनके कहने से कई चीजों पर काम किया है। सवाल ये नहीं कि हम आप चाहते हैं कि वो आपके टिकट पर चुनाव लड़े गोरखपुर से? नहीं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये मान ले, हम उनके परिवार में झगड़ा नहीं कराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग वो हैं जो घरों में भी झगड़ा करा देंगे, घरों में भी खाई पैदा कर देंगे। तो आप राधा मोहन को नहीं ले रहे हैं पार्टी में? नहीं, अगर राधा मोहन जी से मेरी बात नहीं हुई इधर मेरी बहुत दिनों से। आप चाहते हैं कि जब वो कोरोना में जब उनके मोहल्ले में लोग परेशान थे, जब पानी में गोरखपुर के लोग डूबे हुए थे, तब मेरी बात हुई उनसे। मैंने कहा बताओ कैसी सर मुख्यमंत्री हैं जो मेट्रो नहीं चला पाए, वो नाव चल रही, बताओ गोरखपुर में नाव से लोग चल रहे हैं, महीनों पानी रहा, क्या मुख्यमंत्री जवाब देंगे? जनता गोरखपुर की उनसे पूछेगी ट्रैफिक की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया, सीवर लाइन क्यों नहीं बना, यहाँ की गंदगी वैसी की वैसी क्यों है, और जो शहर की सुविधाएं होनी चाहिए अर्बन प्लानिंग की वो क्यों नहीं की गई। ये तमाम सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, अब से कुछ देर पहले मायावती जी की ओर से ट्वीट किया गया है, कांग्रेस पार्टी पर निशाना उन्होंने साधा है, वोट कटवा पार्टी करार दिया है। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी वोट कटवा है? देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने क्या कहा और किसके बारे में कहा उसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली के रास्ते जाना चाहती है। विकल्प के रूप में जो समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां हैं जो जनता देख रही है, एम्बुलेंस सड़कों पे जनता ने देखी है। कोरोना के समय पे सब बंद था, लेकिन एम्बुलेंस चल रही थी, वो समाजवादी सरकार की देन थी। पुलिस 100 नंबर वाली चल रही थी, वो समाजवादी देन है। तो जनता महसूस कर रही है कि उत्तर प्रदेश खुशहाली और विकास के रास्ते पर जाए। प्रियंका गांधी भी क्या चुनाव लड़े? आप जैसे बड़े नेता तमाम, आप हो, मुख्यमंत्री जी हो, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिस घर ने न जाने कितने प्रधानमंत्री देश को दिए हो, उन्हें मैं राय क्या दूंगा? कांग्रेस के प्रति दिल में अभी भी 17 वाली जगह बनी हुई है। नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं है, कांग्रेस की वजह से ही आज बीजेपी जिंदा है। अगर कांग्रेस सही रास्ते पे होती तो शायद बीजेपी आज ना होती। ठीक है, आखिरी सवाल,
अब तक के चूंकि पहले चरण का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में अखिलेश जी का मौजूदा आकलन क्या कहता है? कितनी सीटें आप लोगों को आपके फर्स्ट गठबंधन फेज को में मिल रही है? 50 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है अलायंस। फर्स्ट फेज में फर्स्ट फेज में क्लीन आरएलडी स्वीप हो जाएगा। क्लीन, सुपर क्लीन होगा। इसीलिए बड़े बड़े नेताओं को गली मोहल्ले में आना पड़ गया। कोई सोच सकता था कि बड़े बड़े नेता जो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे कुछ दिन पहले, उन्हें गली मोहल्ले में आना पड़ रहा है? ये जनता की ताकत है, जनता परिवर्तन चाहती है, उसी की वजह से उन्हें आना पड़ा। और सोचिए, उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, महंगाई से निजात चाहती है, लोगों को नौकरी रोजगार मिले, और ये देखो कैसे मुद्दे उठा रहे हैं। जनता सब समझ रही है इस बार परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, और खुशहाली के लिए वोट उत्तर प्रदेश में पड़ेगा और साइकिल और आरएलडी को समर्थन मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव जी आज तक से जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर बेबाक अपनी राय जाहिर करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री के दावों में कितना दम है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन इनका ये दावा है कि प्रथम चरण के जब मतदान होंगे तो पूरे के पूरे इलाके में सुपर क्लीन स्वीप हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के पक्ष में वहां की जनता मतदान करेगी। दावे में कितना दम है, इसके लिए कर लेना होगा हमें थोड़ा इंतजार। लखनऊ से अभी के लिए बस इतना ही।